मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया, जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे, एक और हमारे रिश्तेदार के साथ, अहमद जलालुद्दीन। बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासिर किया वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना यह हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ समाजी और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से विरासत में मिला था और मां से अच्छाई पर यकीन करना और रहमदिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा, उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ, बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। वह शख्स आगे बढ़ता रहा, तमाम जद्दोजहद से दो चार करते हुए। वह वक्त भी आया जब अग्नि की परवाज से देश को एक नई ऊंचाई देनी थी। तारीख तय की गई 20 अप्रैल 1999, पर तकनीकी खराबी के कारण अग्नि तब उड़ान नहीं भर पाई। मीडिया में तरह तरह के बयान आने लगे, किसी ने कार्टून छापे और इस मिशन को असफल बताने की कोशिश की गई। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरी मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थीं। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया।
परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गईं और परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयान ने अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर दार ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है, सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा है, डरने की कोई बात नहीं, ये बड़ी अमन पसंद अहिंसावाद की मिसाइल है, इससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज के लिए। मगर फिर वही हुआ, 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया। पता चला एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है, गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। पर कलाम विचलित नहीं हुए, उन्होंने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया और 22 मई को अग्नि ने अपनी उड़ान भरी। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KN सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर KC पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था? क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1 लाख पेड़ों की कोंपलें लगाएंगे। मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो, बोले। कल यही होगा, उन्होंने पेशेंगोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर ली हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खुली है। 5 साल की मुशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद् युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते।
स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धश्रेयो। अब्दुल कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई। ये मिसाइलें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी थी, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन कहा गया। वो जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार रहे। इतना ही नहीं, वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। कलाम ने भारत को परमाणु ताकत दी। पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर विस्फोट कर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल की। कलाम हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी बातें, उनके सिद्धांत हमारे साथ प्रेरणा बनकर जीवित रहेंगे। इस महान शख्स को हमारा नमन।